अखिलेश यादव कमलनाथ को कितनी बड़ी और कितनी भद्दी बात बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर किसी के हाथ में कुछ नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो सरकार ने जिन एजेंसियों को काम दिया है वो एजेंसी उनको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल दे नहीं पा रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनप्रतिनिधियों का काम नहीं रुकता है, जनप्रतिनिधियों के लीगल इनलीगल सारे काम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लीगल काम भी नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। सियासत और चुनाव जब ये दोनों होते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं, बातें पॉलिटिकल होती हैं, बातें जनता के सरोकार उनके मुद्दों की होती हैं। 24 का चुनाव है, हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार जी हैं। 5 राज्यों में उसके पहले 24 के चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इन सारे चुनाव के बीच शिव कुमार जी, जो मेरी बात है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो जनता के मुद्दे हैं जिन पे असल में बातचीत होनी चाहिए वो मुद्दे गायब हैं। उन पे ना विपक्ष बोल रहा है, सत्ता तो चाहता ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इन चुनावों को? सत्ता का सेमीफाइनल भी इसे माना जा रहा है। देखिए, अक्सर हर चुनाव के जो चुनाव होते हैं तो सत्ता का सेमीफाइनल या उसको फाइनल ऐसी कुछ संज्ञा देते हैं लोग। ये एक औपचारिकताएं होती हैं जो दी जाती हैं। आप देखते होंगे कि 2019 से पहले ये तीनों के तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान था। और उसके बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आती है। तो अगर एक निर्चीर विवेक से देखें तो विधानसभा के चुनाव 2024 के चुनाव को प्रभावित कितना करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है। अब जनता बहुत समझदार हो गई हो। विधानसभा के मुद्दे उसके लिए अलग है, लोकसभा मुद्दे उसके लिए अलग हैं और वो दोनों मुद्दों पे अलग। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिन पर हिंदी भाषी क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है और दोनों ही जगह पर एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी शासित मिजो नेशनल फ्रंट के थ्रू उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है और दूसरी जगह जो बीआरएस है उसने बना रखा अपनी जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। नहीं, आप थोड़ा ज्यादा टेक्निकल चले गए। मैं ये पूछ रहा था कि जो जनता के मुद्दे हैं वो कहाँ गायब हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बातें हों और या फिर ज़्यादा महंगाई की बात हो। ये मुद्दे क्यों गौण है? विपक्ष इसको कहाँ भुना पा रहा है, कहाँ उठा पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महंगाई जो मुद्दा है इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई ऑलरेडी है, जिसको दिखाई पड़ रही है उसको दिखाई पड़ रही है। दूसरा, आपने बात कहा स्वास्थ्य का जो मुद्दा कहा, लाखों जन औषधि केंद्र खुलने की बात आई, लेकिन अभी आप देखिए तो जो ऑन पेपर तो जन औषधि केंद्र हर जगह दिखाई पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उनका आप सत्यापन करिए तो जाकर देखिए वो जन औषधि केंद्र बंद हो चुके हैं। उसके पीछे कई टेक्निकल कारण है। एक तो सरकार ने जिन एजेंसियों को काम दिया है वो एजेंसी उनको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल दे नहीं पा रही हैं। दूसरा, उस पर 5 से 10 पैसे ही खाली वो उसको प्रॉफिट दे रही हैं। आप बताइए कि इस भीषण महंगाई के समय में कोई लड़का बी फार्मा करने के बाद जन औषधि केंद्र अगर लेता है, सरकार उसको कहती है हम 1 लाख रुपए देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट 20% से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो वहां क्या करेगा? तो विपक्ष इन मुद्दों को क्यों नहीं भुना पा रहा है, क्यों नहीं उठा पा रहा है? देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि अभी आप देख लीजिए कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं वहां भी आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर की एक सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही है कि वहां विपक्ष एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ आगे जाने में। और जब से 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव आए तब से तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष गठबंधन बना था जिसका नाम INDIA बना था वह तो पूरी तरह से बिखर गया। अखिलेश यादव कमलनाथ को कितनी बड़ी और कितनी भद्दी बात बोलते हैं, ये सोचने की बात है। आप अलायंस के साथ ही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कह रही मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं वहां हर जगह चुनाव तो मतलब विपक्ष उसी पीच पे खेल रहा है जहां सत्ता चाहती है उसको खिलाना केंद्र चाह रही है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जनता के मुद्दों से कोसों दूर है। उसे जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है, उसे प्रधानमंत्री के सूट से मतलब है, संसद भवन न बनने दिया जाए इससे मतलब है, संसद भवन का उद्घाटन होता है इससे मतलब है, अशोक की लाट से उन्हें मतलब है। कहने का मतलब यह है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे जनता का मुद्दा है कि IGRS, ठीक है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और जब देवरिया, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, नोएडा से लोग उनके पास चल करके आते हैं तो कहते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई ये इतनी दूर चल करके नहीं आएंगे, हम एक टोल फ्री नंबर उन्हें देंगे 10
1076 के नाम से। आज आपको बताना चाहता हूं कि 1076 पर अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं या IGRS पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन दर्ज होने के 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है, निस्तारित कर दी जाती है और समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अगर ये IGRS पोर्टल इतना अच्छा होता तो देवरिया का स्कैंडल ना होता। अगर IGRS पोर्टल इतना अच्छा होता तो आए दिन हत्याएं ना हो रही होती। इसी पे मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि इतने दिन से अगर बीजेपी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं या उस तरह के जो मंत्री हैं या ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनमें थोड़ा दम्भ या घमंड इस तरह की चीज़ें आपको लगती है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही या आम लोगों की नहीं सुनी जा रही? क्योंकि कई जगह से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर किसी के हाथ में कुछ नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और वो भी निष्ठावान कार्यकर्ता, दल बदलू कार्यकर्ता नहीं कि जब भाजपा सत्ता में थी तो भाजपा में था, फिर सपा में चला गया, फिर भाजपा में आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में आई है उस दिन के बाद से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ ताली बजाता है, जय श्री राम बोलता है। बालू खोदने का काम, सारे जितने भी ठेके का काम है, जितने पट्टे का काम है, वो या तो जनप्रतिनिधि के लोग करते हैं और या तो दूसरी पार्टी से आए हुए जनप्रतिनिधियों के लोग करते हैं और जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि जब आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनकी परिस्थिति ऐसी है कि जब उनके पास कार्यकर्ता अपना जेन्युइन काम लेकर के जाता है और कहता है मेरा काम कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि साहब वो तो अधिकारी सुन नहीं रहा है, बड़ा टाइट शासन चल रहा है, बहुत ऐसा है वैसा है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताऊंगा मैं आपको कि कार्यकर्ता का काम करने के लिए विधायक कह देता है। मैं अपने ही कई जिलों की बात बताऊंगा कि जहां विधायक और जनप्रतिनिधि कहता है। कौन सा जिला है आपका? हमारा जिला तो बलरामपुर है, जहां विधायक और जनप्रतिनिधि कहता है कि साहब हमसे काम नहीं हो सकता है क्योंकि इस काम को सुन नहीं रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे। मैं पूछता हूं कि आपका काम कैसे हो जाता है? आपको ठेका लेना है, 2 मिनट के अंदर आप ले लेते हैं। कोई हत्या होती है उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपका आदमी है तो वो मामला तुरंत सॉल्व हो जाता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनप्रतिनिधियों का काम नहीं रुकता है, जनप्रतिनिधियों के लीगल इनलीगल सारे काम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लीगल काम भी नहीं होता तो है। यहीं से एक सवाल। दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, मुझे आज भी याद है कि जब लोग बताते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी के पुरोधाओं से मिलता रहा हूं, जनसंघ काल के कार्यकर्ताओं से मिलता रहा हूं, उनका सीधा यह कहना था कि कार्यकर्ता उनकी प्राथमिकता होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा, बाहर के लोग टिकट दिया जाएगा। आज की परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश जिलों में जिला अध्यक्ष तक आयातित हैं और बाहर के लोग हैं। ये एक बहुत खतरनाक साइन है 2014 के लिए। अगर कार्यकर्ता 2024 के लिए 2024 के लिए एक बहुत ही खतरनाक साइन इसलिए है कि देखिए कार्यकर्ता माहौल बनाता है। मतलब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है बीजेपी का, कहीं ना कहीं बहुत ठगा महसूस कर रहा है। उससे ज्यादा सुकून में तो कार्यकर्ता ये कहता था अगर दबी जुबान से, फिर भी वो जुटे हुए हैं अपनी पार्टी के लिए। ये ऐसा आपको लगता है? मैं फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा फेस आया नरेंद्र मोदी के नाम पे जिसमें अब जरूरत नहीं है किसी की, और शायद इसी बात का दम्भ है कि जनप्रतिनिधि व्यापक पैमाने पर कार्यकर्ताओं का दोहन करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्यापक पैमाने पर दोहन करता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसके बावजूद विपक्ष क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है? विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। वो आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण पे इतनी घोर, अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इजराइल के मामले को लेकर के पूरे भारत में हो हल्ला मचा हुआ है, यहां तक कि राजनीतिक दल कूद चुके हैं उसमें। और मेरा इसी मानना को 2014 का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। 2014 में मई में 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री की इस देश के, और उनके शपथ लेने के ठीक जैसी परिस्थिति आज इजराइल में खड़ी हुई है, इसी तरह की एक परिस्थिति पैदा हुई। हमास ने उन पर रॉकेट के थ्रू हमला किया और जब हमले में छोटे छोटे बच्चे मर गए। 2014 की ये जुलाई की घटना है, और जुलाई के बाद अगस्त में मानसून सत्र चालू होता है जिसमें इजराइल भी उन पर पलटवार करता है और व्यापक पलटवार करता है। और वो जब पलटवार करता है तो भारत की संसद नहीं चलने दी जाती 5 दिन तक। नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जाता है। जब इस प्रकार के आप जवाब मांगेंगे तो आप भाजपा को पीछे कर पाएंगे क्या? मैं पूछता हूं कि भारत श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा आया, ठीक है, राम जन्मभूमि के तारीख बता दी गई 22 जनवरी। इसको लेकर के जब नरेंद्र मोदी जी के पास, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, रेप्यूटेड एंड संवैधानिक पदों पर हैं, जब उनको जाकर के निमंत्रण पत्र दिया था, अगर ये मुद्दे होंगे विपक्ष के, तो मेरा मानना है कि 2024 में 400 सीटें क्रॉस कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर जनता के मुद्दे उठेंगे कैसे? कौन उठाएगा उनको? जनता के मुद्दे उठाने का सबसे बड़ा काम किसका है?
विपक्ष का है। विपक्ष को मजबूती के साथ आईजीआरएस पोर्टल की घटनाओं को उठाना चाहिए। आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं और चाहे मुख्यमंत्री हों, बड़े बड़े बयान देते रहते हैं और धरातल पर सब कुछ साफ रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ बातें ही बातें और कुछ नहीं है। आपसे मैं फिर बता दूं कि चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, आपने देखा होगा कि अभी भी स्वास्थ्य के मामले पर बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिस पर कहीं कोई सरकारी कर्मचारियों के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी आदमी उसी तरह चला जा रहा है, चाहे वो केजीएमसी जाता हो, चाहे रिलेटेड एक और सवाल है शिव कुमार जी कि आजकल ईडी की छापेमारी बहुत हो रही है और उसको लेकर विपक्ष ये कह रही है कि जब चुनाव आता है तभी ये छापेमारी होती है और टारगेट पे सिर्फ विपक्ष होते हैं। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जो भ्रष्टाचारी हैं? उन पे क्यों नहीं ईडी इस समय लगाम लगा रही है और क्यों टारगेट करके विपक्ष की इस पार्टियों को, विपक्ष के बड़े नेताओं को परेशान किया जा रहा है? देखो, ये तो आपको बता दूं कि बहुत पहले से, यानी ये कल्चर जो डेवलप हुआ था वो कांग्रेस नहीं किया था और वो भी 1967 के करीब में शुरू कर दिया था। और बिन बात के सीबीआई पीछे दौड़ाते रहे, बिन बात के लोगों को अंदर करते रहे, हत्या किसी और ने की, किसी और को अंदर डाल दिया। ये सब कार्यप्रणाली जो थी वो कांग्रेस की थी और उसके बाद क्षेत्रीय दलों ने भी अपनाना शुरू की। जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईडी, और जो ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, आपको बताना चाहेंगे ईडी को इतनी पावर देने का काम तो मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था। ठीक है, आपको पता होगा वो अमेंडमेंट 2012 में और 10 में किए थे इन्होंने, और व्यापक पैमाने पे अमेंडमेंट किए थे और इतना शक्तिशाली ईडी को बनाया था कि आप किसी को बिना बताए एफआईआर कर सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, किसी, और ये अभियोजन पक्ष जो है, मतलब जो जिस पकड़ा गया है वो ये तय करे। अभियोजन पक्ष को सिद्ध नहीं करना है कि आपने कोई चोरी की है कि नहीं की है, जिसके ऊपर आरोप लगा है वो सिद्ध करे कि हाँ वो चोरी नहीं किया। नहीं, वो तो दूसरी चीज, ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं और सरकारों में भी होता रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ राजनीतिक कार्रवाइयां होंगी, लेकिन सारी राजनीतिक कार्रवाइयां ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो वो लोग रिलीफ पा चुके होते। अगर फिलहाल आज सत्येंद्र जैन रिलीफ नहीं पा रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया रिलीफ नहीं पा रहे हैं, आज संजय सिंह रिलीफ नहीं पा रहे हैं, आज आपके तेजस्वी यादव रिलीफ नहीं पा रहे हैं, आज पी चिदम्बरम जी बहुत देर बाद रिलीफ पा पाए, जेल जाने की नौबत आई, उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम। मैं पूछता हूं कि 5 करोड़ की सब्जियां क्या आप गमले में उगा सकते हैं? ठीक है, इन मुद्दों पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक के साथ, लेकिन अगर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें, ठीक है, तो समेटते हैं इस वीडियो को। ये बताइए कि कहां जाती दिख रही है आपको ये चुनावी जो सेमीफाइनल है और फिर 2024, क्या लग रहा है कि सत्ता किसको, कौन सिंहासन पे बैठने जा रहा है? फिलहाल अगर 2024 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़ी और मजबूत परिस्थिति में है, और जहां 3 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं वहां पर अभी तो ये माना जा रहा है कि बराबर की टक्कर है, मतलब बराबर की विधानसभा चुनाव में बराबर की टक्कर है, इनका कहना है। और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी भी भारी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जिसको लेकर हम दोनों लोगों ने इस चीज़ को माना है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मेन जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए, वहाँ पे फेल है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल सत्ता के गलियारों से हर एक खबर से रूबरू होने के लिए देखते रहे लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।